नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लोर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। 35 साल से मैं पेशेंट देख रहा हूँ और डॉक्टर एस.के. दुबे जो बाबूजी है हमारे, उनके साथ में भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है पेशेंट्स का और 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स अभी तक हम देख चुके हैं। तो इसके पहले जो सब्जेक्ट था वो रीनल फेल्योर का एक वीडियो मैंने बनाया है और उसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए अगली मेडिसिन्स हम लोग आज देखेंगे। तो सिंथेटिक रिपर्टरी में एक रूब्रिक है, जनरल्स में लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्रिएटिनिन इंक्रीज एक रूब्रिक है, इसमें 7 दवाइयाँ हैं। उसमें मॉर्फिन है, लाइकोपोडियम है, फॉस्फोरस है, एसिड पिक्रिक है, सीरम एंग्विली है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ओपीएम है। सीरम एंग्विली हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। मॉर्फिन मैंने कभी यूज़ नहीं की है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हम आज बात करेंगे लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस की और कुछ छोटी मेडिसिन्स। तो आइए शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई रीनल फेल्योर जैसी सीरियस बीमारी का पेशेंट होम्योपैथ के पास आता है, तब तक ये पूरी एलोपैथिक दवाइयाँ शुरू होती है और पूरा सब चीज़ कंट्रोल करके फिर वो होम्योपैथ के पास आते हैं कि अब साइड बाय साइड कुछ और ट्रीटमेंट कर ली जाए ताकि क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ है, जो अल्बुमिन जा रहा है यूरिन में, वो कम हो जाए और किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो जाए। लेकिन कोई एलोपैथिक दवाई, अंग्रेजी दवाई बंद नहीं करते हैं लोग। ये मेरा कई सालों का तजुर्बा है। तो इसमें होता क्या है, हमारा और पेशेंट का नुकसान ये है कि हमें ओरिजिनल सिम्टम्स ही नहीं मिलते हैं। जो भी सिम्टम्स होते हैं मेन वो सप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और एक नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ पेशेंट का चलते रहता है और ये कई सालों तक भी चलता है अनलेस एंड अनटिल वो क्रिएटिनिन 7, 8, 9, 10 हो जाता है और पेशेंट यूरिमिक स्टेट में जाने लगता है। तब डॉक्टर बोलते हैं अब तुझे है ना डायलिसिस लगेगा। तब पेशेंट को अचानक गड़बड़, अरे डायलिसिस नहीं मुझे नहीं करना है, और वो होम्योपैथ के पास आ जाते हैं। तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। याद रहे, कभी भी रीनल फेल्योर के पेशेंट्स को भले ही वो एलोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर है, लेकिन तुरंत ही होम्योपैथ को बताना है ताकि उसके हाथ में थोड़ा समय रहेगा, क्योंकि ये जल्दी तो ठीक होती नहीं बीमारियाँ, तो जल्दी बताना चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि जो होम्योपैथ के पास जब मरीज आता है तब उनके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं। तो अब सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो क्रिएटिनिन पर दवाई देते नहीं है और वो काम भी नहीं करता है। आप कोई भी दवाई चाहे दे दो, फिर आपको जनरल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, कॉजिटिव फैक्टर्स, मोडालिटीज़, थर्मल्स, ये सभी चीज़ें ध्यान में रख करके उसके लिए मेडिसिन का चयन करना है। तो अब पहला मेडिसिन जो है वो लाइकोपोडियम में आपको बता रहा हूँ। लाइकोपोडियम इज़ अ पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन और जो रीनल फेल्योर के सिम्टम्स, जो जनरल सिम्टम्स है वो सभी इसमें रहेंगे, जैसे स्वेलिंग रहेगा, एनासरका रहेगा, हिमैचुरिया भी रहेगा, अल्बुमिन भी रहेगा यूरिन में और क्रिएटिन भी ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा, किडनी थोड़ी डैमेज बताएंगे अल्ट्रासाउंड में। ऑल दिस सिम्टम्स विल बी देयर। तो इसके ऊपर से तो प्रिस्क्रिप्शन होगा नहीं। लाइकोपोडियम कब देंगे फिर? एक तो लाइकोपोडियम इज़ अ राइट साइडेड मेडिसिन, तो राइट साइड की किडनी अफेक्ट होती है। अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में नहीं चलेगी, अगर बाकी सब सिम्टम्स मिलते हैं तो लेफ्ट में भी इसे दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन। ये राइट लेफ्ट दोनों में चलती है, बट प्रोमिनेंटली राइट साइड इज अफेक्टेड। और इसका जो एग्रीवेशन टाइम है सिम्टम्स का 4 to 8 PM, मतलब दोपहर के बाद में, शाम के साइड में इनके सभी सिम्टम्स, यूरिन की कंप्लेंट, पेन, दर्द वगैरह जो भी इसको तकलीफ बनी है वो शाम को तकलीफ होगी। बिटवीन 4 to 8 PM इनकी जो लाइकिंग है वो वार्म फूड एंड ड्रिंक्स की है। स्टमक को इनको गरम गरम खाना चाहिए
और पूरे बॉडी में ये दे आर वार्म पेशेंट्स, तो उनको ठंडा चाहिए। गर्मी से उनकी बाकी चीज़ें बढ़ जाती है, लेकिन पेट के लिए वो गरम गरम खाते हैं। तो ये मेन जनरल सिम्टम्स हो गए। लाइकोपोडियम के ना मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये बंदे क्या होते हैं कि इनका एक सिंगल मेडिसिन रूब्रिक ऐसा है रिपर्टरी में कि फियर अनेबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन। उनको हमेशा फियर होता है कि उनका जो डेस्टिनेशन, उन्होंने जो सोच के रखा है कि मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, मतलब वो डेस्टिनेशन हो गया उनका। उनको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ तो बाधा आ जाएगी, कुछ तो तकलीफ हो जाएगी और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। ये डर है उनका। वो एक बार शुरू करते हैं तो पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वो जो जर्नी है उनका तो वो बहुत उनका तकलीफ वाला रहता है, एंग्जाइटी वाला रहता है। और ये जो रीनल फेल्योर होता है ये बीच में के पीरियड में होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाइकोपोडियम पेशेंट्स बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनका डेस्टिनेशन बहुत हाई रहता है, इनके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। इनको अंदर से एंग्जाइटी होती है, इनको इगोटिज्म भी बहुत रहता है। इनको मैं बोलो तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत मुझे सब मालूम है। नॉलेज थोड़ा भी रहा तो भी ये बहुत सारा बताएंगे, एग्जैजरेट करके बताएंगे। अंदर से इनको पता है कि इनको नहीं मालूम है, तो भी वो बताएंगे। क्या होता है कि एफर्ट्स भी कम डालते हैं ये लोग, उतने जितने डालने चाहिए उतने नहीं डाल पाते हैं, और गोल बहुत हाई रहता है, एफर्ट्स कम रहते हैं, और साथ में कॉन्फिडेंस कम है, फियर ऑफ फेल्यूर है। तो क्या होगा? एंग्जाइटी होगी, डर होगा। तो ये जो पूरा जर्नी है इनका, ये एंग्जाइटी और डर में ही निकल जाता है। तो ये अगर कोई भी मरीज में रहने दो, बीमारी का नाम फिर कुछ भी रहने दो, रिनल फेल्योर रहने दो, या हार्ट फेल्योर रहने दो, या लिवर फेल्योर रहने दो, या कैंसर होने दो, या सिंपल एसिडिटी वगैरह, अगर ये सिम्टम्स है तो लाइकोपोडियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और देते ही फटाफट ठीक होता है। फिर इसका स्पीड बहुत अच्छा रहता है। तो लाइकोपोडियम का ये जर्नी है, ये आपको हर पेशेंट में मिलना ही चाहिए। अब ये जो जर्नी है इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरीज रहेगी, वो जो भी काम करते रहेंगे उसमें फेल्योर्स आएंगे, वो सब स्टोरी बताएंगे आपको। लेकिन द क्रीम इज दिस कि उनको अंदर डर है, फियर ऑफ फेल्योर। ये सेफ साइड में 30 पावर में पहले शुरू करिए, दिन में 3 बार देना है, और 3 दिन ही देके ये स्टॉप कर सकते हैं आप देखिए पेशेंट कैसे रिएक्ट होता है। 200 वंस इन ए वीक दीजिए, और फिर आप डिसाइड करिए कि किस तरह से आपको आगे ये दवा चलानी है। या फिर आजकल 50 मिलीसिमल दवाई भी मिलती है बाज़ार में, और दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। एंड 50 मिलीसिमल इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज उसका एग्रीवेशन उतना नहीं होता है, और हमें पता भी चल जाता है कि ये मेडिसिन काम कर रही है। और हम लोग रिपीटेड डोज में डेली दे सकते हैं, जैसे 0/1 to 0/40 अवेलेबल है। 0/1 से शुरू करेंगे, रोज 1 बार 2 बार अगर देते हैं हम लोग, तो हमको रिजल्ट्स भी फास्ट मिलता है, और साथ में एग्रीवेशन भी नहीं होता है। तो ये था लाइकोपोडियम। और भी लाइकोपोडियम आपको पढ़ना पड़ेगा अगर देना है तो, और फिर ही दीजिए, क्योंकि मैं 7-8 मिनट में कितना ही लाइकोपोडियम आपको बताऊंगा। देखते हैं हम लोग अगला मेडिसिन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में पेरेनकाइमेटस इन्फ्लेमेशन रहता है विद यूरीमिया। इसमें भी सभी सिम्टम्स रहेंगे, हिमैचुरिया रहेगा, अल्बुमिन रहेगा, क्रिएटिनिन रहेगा, यूरिन में बर्निंग रहेगा, जलन रहेगा, यूरिन में बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, और ये सब सिम्टम्स रहेंगे इसमें। और फिर हमको सिलेक्शन कैसे करना है फॉस्फोरस का, वो देखते हैं। फॉस्फोरस जैसे ही क्लिनिक में आएगा आपको पता चलेगा, अरे यार क्या सुंदर पेशेंट है, भले वो मेल रहने दो, ये नहीं कि फीमेल्स में उनका स्किन एकदम गोरा गोरा डेलिकेट, और बहुत ही ऐसा देखने से पता चलता है कि वो मज़ा आ गया देख के। लिन थिन, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं। तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है इनका। और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत एकदम स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे ही बैठेंगे वो चेयर पे आपको अच्छे से हाय हेलो करेंगे, और फिर शुरुआत करेंगे, और आपको इनके बोलने से भी लगेगा कि यार
आदमी तो बड़ा होशियार है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोरस। लाइकोपोडियम को गर्म चीज़ें अच्छी लगती है, फॉस्फोरस को ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है। फॉस्फोरस चिली है, फिर भी इसको खाने में ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पानी, इसके बिना वो रह नहीं सकते। और साथ में इनको सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। खाने में अगर नमक कम रहेगा तो भी ये लोग ऊपर से लेके नमक लेके खाते हैं, इनको नहीं चलता है कम नमक। और एलेंस की नोट पे लिखा भी है एक जगह कि इट रिमूव्स बैड इफेक्ट्स ऑफ आयोडीन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट। तो अगर कंटिन्यू कोई आदमी सालों साल से एक्सेस नमक खा रहा है तो हो सकता है उसका किडनी पे असर हो और किडनी खराब भी हो सकती है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और आयोडीन का साइड इफेक्ट भी ये रिमूव करता है। हम लोग आजकल कई सालों से आयोडाइज्ड नमक खा रहे हैं तो वो भी एक्सेस हो सकता है कभी कभार। तो रीनल फेलियर के पेशेंट को आप सादा नमक भी बोल सकते हैं। और ये जब आपके सामने बैठेंगे तो ये चुपचाप नहीं बैठते हैं, रेस्टलेस बहुत रहते हैं, फिजिटी। इनका हाथ हिलते रहेगा, पैर हिलते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे या मुंह में कुछ चबाते रहेंगे। दे आर वेरी रेस्टलेस। और जब बीमारी और भी आगे बढ़ जाती है तो एकदम मायूस हो जाते हैं, अपैथेटिक, अनविलिंग टू टॉक। उनको बातचीत नहीं करना है, बस पड़े रहना है शांति से। तो ये भी है फॉस्फोरस में। और उनको सेंसिटिविटी बहुत है, लाइट को सेंसिटिव है, ओडर्स को सेंसिटिव है। तो घर में फोड़ने का भी स्मेल आएगा तो उनको कभी नौशिया हो जाता है या सर्दी हो जाती है, उनको नहीं चलता है वो सब चीज़ें। और कोई सेंट मार रहा है, कोई इत्र यूज़ कर रहा है तो भी उनको वो सहन नहीं होता है। उनको कोई कुछ बोल देता है, टच, उससे भी उनको एग्रीवेशन हो जाता है। टच दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल टच, एक मेंटल टच। तो उनको दोनों नहीं चलता है। और फॉस्फोरस से बर्निंग विल बी देयर इन यूरेथ्रा, एट किडनी रीजन, इन ब्लैडर, एवरीवेयर, बर्निंग ऑफ द पम्प्स एंड बर्निंग ऑफ द सोल्स। ये थोड़ा शॉर्ट फॉस्फोरस का डिस्क्रिप्शन था। आशा करता हूँ आपको लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस में का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। डिटेल में पढ़िए और दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आप 50 मिलीसिमल में यूज़ कर सकते हैं। और एक मेडिसिन मेंशन की हुई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड से बनी हुई मेडिसिन है। ये आइसोपैथी वाला मेडिसिन है। तो स्टेरॉइड की भी कॉर्टिसोल नाम की भी एक दवाई बनती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम से भी बनती है। और भी जितने भी स्टेरॉइड है उनकी भी स्पेसिफिक दवाइयाँ बनती है। लेकिन कॉर्टिसोल 200 या कॉर्टिकोस्टेरॉइड 200 आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ करना है? जब पेशेंट की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड इंटेक रहता है, क्योंकि नेफ्राइटिस के पेशेंट को ज़्यादा करके स्टेरॉइड भी दिया जाता है। तो जैसे आपके पास मरीज आता है और उसके हिस्ट्री में स्टेरॉइड का रहता है दवाई लिया हुआ, तो आप उसे कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड 200 3 डोज दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। बस हफ्ते में एक ही बार रिपीट करना है, 2-3 हफ्ते दे दीजिए, उसका साइड इफेक्ट निकल जाएगा। एपोसाइनम एक छोटा मेडिसिन है जिसे आप क्यू पावर में यूज़ कर सकते हैं और पूरे बॉडी में सूजन होती है और उसके साथ में इसको प्यास भी बहुत लगती है। साथ में डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस साथ में होता है, सिंकिंग सेंसेशन, प्लस यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। यूरिन जैसे से कम हो जाता है तो एपोसाइनम देने के बाद में यूरिन एक्सक्रीशन बढ़ सकता है इसमें, इसलिए ये क्रिएटिनिन भी कम हो जाता है फिर। तो दोस्तों आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। आशा करता हूँ आप ये चारों मेडिसिन अच्छे से पढ़ेंगे। बची हुई और कुछ दवाइयाँ हैं उसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, रीड एवरी डे, थोड़ा थोड़ा रोज एलेंस की नोट पढ़िए या आपको जो भी बुक अच्छा लगता है उससे पढ़िए। और मिलते हैं ऐसे ही कोई अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।